हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमको इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए या नहीं। इसके ऊपर ईटी वेल्थ में एक आर्टिकल छपा था, तो वो आज के वीडियो का हमारा बेस होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो जैसे कि 2021 अब खत्म होने वाला है, तो ईयर एंड के चक्कर में बहुत सारी कार कंपनीज और डीलर्स बहुत ज्यादा अच्छे डिस्काउंट दे रहे हैं, ताकि अब नया साल शुरू होने से पहले अगर नई कार लेना चाहते हैं तो ले सकें। और ऐसे में एक तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कार लें या ना लें, और उसके ऊपर से जो अभी पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस बढ़े हैं, उसके चलते आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या हमें इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक कार को लेकर के आपके मन में हो सकता है कि कई दुविधाएं हों, जैसे कि क्या हमें इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए, और दूसरा क्या लॉन्ग रन में ये सच में चीप होगी, और इसको अगर हमें चार्ज करना पड़ेगा तो कहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सेटअप है इंडिया में। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इन पैरामीटर्स पे आपको इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए या नहीं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोटेंशियल क्या है, यानी कि इनकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है भारत में, तो अभी तो ये बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। लेकिन गवर्नमेंट जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे इंसेंटिव दे रही है, तो एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि 2025-26 तक जितनी भी पैसेंजर्स कार बिकेंगी उसमें से 12% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकते हैं। अगर अभी की बात की जाए तो ये लगभग 1% से भी कम है ओवरऑल जितने पैसेंजर व्हीकल बिकते हैं। और अगर हम इनकी ग्रोथ का थोड़ा-सा आइडिया लेने की कोशिश करें, तो पिछले साल के मुकाबले जो नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल के, वो लगभग 109% ज़्यादा हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही शुरुआती दौर में है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बात की जाए तो उन्होंने फेम लॉन्च किया था। फेम जिसकी की फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके थ्रू इसका जो फेज 2 चल रहा है 2019 से 22 के बीच में चलेगा। इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कंज्यूमर्स को भी, मैन्युफैक्चरर्स को भी। और इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप गवर्नमेंट की जो एक वेबसाइट है www.eamrit.नीति.gov.in, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या बेनिफिट्स हैं। और अब अगर बात की जाए कि भई अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो हमारे लिए इसका क्या बेनिफिट है? तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से इनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, और अगर आप जिस भी एरिया में रहते हैं लगभग 8 से 10 रुपए पर यूनिट डोमेस्टिक पावर टैरिफ होता है, तो मंथली जो इसकी रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के कंपैरिजन में। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और 30 किलोमीटर अगर आप डेली कम्यूट करते हैं, तो आपका पेट्रोल की जो गाड़ी का बिल है, मंथली पेट्रोल जो एक्सपेंसेस होंगे, वो 5,375 रुपए आएंगे। और वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें जिसकी की बैटरी कैपेसिटी 30.2 किलोवाट आवर है, और लगभग रेंज जो है 312 किलोमीटर है, वो आपको अगर घर पे आप चार्ज करते हैं तो 697 रुपीज लगेंगे एक महीने में। और अगर आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे उसको चार्ज करते हैं तो इवन लेस, आपको 400 रुपए से भी कम उसके लगेंगे। तो अगर हम पर किलोमीटर लगाएं, तो अगर आपकी जो गाड़ी पेट्रोल वाली 17 किलोमीटर की एवरेज देती है, तो उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट लगभग 6 रुपए आएगी, 5 रुपए 97 पैसे इस हिसाब से। और वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है 30.2 किलोवाट आवर कैपेसिटी वाली, उसकी आपको सिर्फ 43 पैसे पर किलोमीटर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि रनिंग कॉस्ट इसकी बहुत कम है। हालांकि पावर रेट वेरियस स्टेट्स में वेरी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 8 से 10 रुपए नॉर्मली ये रेट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत ही सस्ती पड़ेगी पेट्रोल और डीजल से। और दूसरा जो बेनिफिट है वो है लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका जो बिल्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार का जो बिल्ड है वो इस प्रकार का है कि आपकी जो सर्विसिंग और इसको अपकीप रखने की कॉस्ट है वो काफी कम होगी। और टाटा ने एक एस्टिमेट लगाया था कि इसको अगर आप 5 साल के पीरियड में इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो लगभग 25,000 तक आ सकती है, यानी कि 5,000 रुपए आप मान सकते हैं कि एक साल की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। वहीं अगर आप पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की कार्स रखते हैं, तो आपको आराम से 7 से 10,000 रुपए सर्विस और मेंटेनेंस पे आपको स्पेंड करने पड़ सकते हैं।
इसके अलावा तीसरा इसका बेनिफिट है कि ये क्लीन एनवायरनमेंट रखेगी, यानी कि अगर आप एनवायरनमेंट के लिए सचेत हैं तो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये जीरो कार्बन एमिशन करती है और ओवरऑल एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई अल्टीमेटली तो ये पावर से ही इसकी बैटरी चार्ज होगी और पावर को जनरेट करने में तो कार्बन एमिशन होता है। तो वो बिल्कुल सच बात है कि जब गाड़ी से, जो गाड़ी के टेल पाइप से कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा, लेकिन जो इसकी बैटरी आप चार्ज करेंगे उसके लिए जो पावर लगेगी, और स्पेसिफिकली अगर वो कोल और फॉसिल फ्यूल से अगर वो पावर बन रही है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं बन रही है, तो डेफिनेटली कार्बन एमिशन होगा। लेकिन फिर भी अगर पेट्रोल डीजल कार की कंपैरिजन में अगर देखें तो ये बहुत ही कम होगा। हाँ, ये बिल्कुल जीरो नहीं होगा, लेकिन काफी कम होगा। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ईवी बैटरीज, ऐसा माना जाता है कि जो एनर्जी को, जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है उसका 59 से 62% व्हीकल मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। वहीं पेट्रोल जो रन व्हीकल्स होते हैं वो एनर्जी को 17 से 21% ही कन्वर्ट कर पाते हैं, तो ये आपको एफिशिएंट बनाती है। इसके अलावा ये बहुत ही क्वाइट है, स्मूथ होती है, क्योंकि इसमें कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होता, तो आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अमेजिंग होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इसके अलावा एक्सेलरेशन इसका इंस्टेंट होता है, आप बहुत तेजी से इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो इसमें ओवरऑल जो पार्ट्स यूज होते हैं गाड़ी में वो काफी कम होते हैं, तो इससे क्या है कि आपको अंदर जो स्पेस मिलता है इंटीरियर के लिए वो काफी अच्छा मिल जाता है। तो ये बात तो हो गई बेनिफिट्स की। तो अब अगर हम बात करें कि भाई इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं या कमियां क्या हैं, तो सबसे बड़ी जो कमी है, इसका परचेज प्राइस बहुत ही हाई है, यानी कि अप फ्रंट जो कॉस्ट आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए देनी पड़ती है वो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा हाई है। हालांकि लॉन्ग टर्म में आप, जैसे कि इसकी लो फ्यूल रनिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, टैक्स इंसेंटिव आपको मिलते हैं, तो आप काफी हद तक इसको ऑफसेट कर पाएंगे। लेकिन शुरू में अगर आप ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो हो सकता है कि आप सोचें कि भाई जितने पैसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं लूंगा उतने में कोई मैं पेट्रोल या डीजल वेरिएंट की बड़ी गाड़ी भी ले सकता हूं। तो ये एक चैलेंज है इसमें। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हो सकता है कि कार अगर लें इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको घर पे ही चार्ज करें, लेकिन नॉर्मली इसको पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करना सस्ता पड़ता है, और आज की डेट में उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुअर है। हालांकि जो कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हों, पब्लिक सेक्टर की हों, बहुत सारे स्टेशंस लेकर आ रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कम से कम इसको 5 साल लगेंगे, जबकि एक अच्छा खासा नेटवर्क इसका रेडी हो जाएगा चार्जिंग का। और अगर बात की जाए कि कितने चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए गए हैं, तो फेम 2 जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंतर्गत 350 स्टेशन लगाए गए हैं, ऐड किए गए हैं नए। इसके अलावा टाटा ने 1000 स्टेशन बिल्ड किए हैं, और अगले 3 साल में वो 10,000 और स्टेशन बिल्ड करने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी 448 ईवी चार्जिंग स्टेशन को बिल्ड किया है और 30 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने अगले 3 साल में जो 10,000 उनके एग्जिस्टिंग फ्यूल स्टेशन है इंडियन ऑयल के, वहां पे भी अपने चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेटअप करने वाले हैं। इसके अलावा ब्रिटिश पेट्रोलियम की बात की जाए तो वो भी अगले कुछ सालों में 7,000 तक चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले हैं। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आज की डेट में अभी भी इसकी काफी कमी है, और इसको कुछ साल लगेंगे, हो सकता है कम से कम 5 साल लगें, जिससे पहले कि ये आपके लिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो पाए। और कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो जैसे कि इनका जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत ही लंबा होता है। अगर आपके पास पेट्रोल या डीजल की कार है तो आप पेट्रोल पंप पे जाके कुछ ही मिनटों में उसका टैंक फुल करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप घर पे इसको चार्ज कर रहे हैं तो आपको 6 से 8 घंटे लगेंगे पूरी तरह से बैटरी को चार्ज करने में। और अगर आप फास्ट चार्जर या बड़ी बैटरीज भी यूज कर रहे हैं तो आपको 80% चार्ज करने के लिए 35 से 60 मिनट तक लगेंगे। तो अगर आपने पूरी तरह से बैटरी आपकी चार्ज है तो आप इंट्रा सिटी तो ड्राइव कर सकते हैं, यानी विद इन सिटी, बट अगर आपको इंटर सिटी या लॉन्ग ड्राइव करनी है तो उसके लिए अच्छा विकल्प नहीं है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जयपुर जाना चाहते हैं, या हैदराबाद में रहते हैं और बेंगलोर जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी ऑप्शन नहीं है, जबकि पेट्रोल और डीजल गाड़ियां आप यूज कर सकते हैं उन ड्राइव्स के लिए। उसके अलावा इसकी फ्यूअर ऑप्शंस हैं आज की डेट में। इसमें आप देखोगे तो टाटा मोटर्स, एमजी, और उसके अलावा हुंडई और एमएनएम के कुछ वेरिएंट हैं। तो 4 से 5 ही जो मास मार्केट की इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो अवेलेबल हैं, 5-6 लग्जरी सेगमेंट में है, और आने वाले एक आध साल में 5 से 6 और लॉन्च होने वाली हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन इन कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल कार काफी कम है। हालांकि जैसे गवर्नमेंट इसके लिए इंसेंटिव दे रही है तो ये बहुत ही जल्दी इसके जो वो चॉइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी, बट आज की डेट में इसमें काफी कमी है।
इसके अलावा इसकी इंश्योरेंस कॉस्ट हाई है, क्योंकि ओवरऑल कार एक्सपेंसिव है, तो आपकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है उसकी वजह से बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें हालांकि कम पार्ट यूज होते हैं, लेकिन इसकी जो बैटरी है या पार्ट्स हैं वो नॉर्मली एक्सपेंसिव हैं। अगर आपको उनको रिपेयर या रिप्लेस करना पड़ता है तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेंगे। इसके अलावा IRDAI ने क्या किया हुआ है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे उन्होंने 15% का डिस्काउंट फिक्स किया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अगर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो आप इस डिस्काउंट के बाद भी आप इसकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो आपको ज्यादा पड़ेगी। और अब अगर हम क्विक कंपैरिजन करें, जैसे कि टाटा निक्सॉन के सभी वेरिएंट आते हैं, तो अगर हम उसमें इन चारों वेरिएंट को कंपेयर करें, तो सबसे पहले अगर प्राइसिंग देखें तो आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टाटा निक्सॉन के लिए लगभग 14,24,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर आपको पेट्रोल, डीजल या CNG गाड़ियों के लिए आपको 8.5 से 10 लाख के बीच में आप वो गाड़ियां खरीद सकते हैं। माइलेज की बात की जाए तो एक फुल बैटरी चार्ज में आप 312 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इसके अलावा अगर रनिंग कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आपकी मैक्सिमम 700 रुपए के आसपास कॉस्ट होगी अगर आप रीजनेबल ड्राइव करते हैं 30 किलोमीटर के आसपास की एक दिन में। और वहीं अगर पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं तो आपको 3500 से 5500 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, और CNG में भी आपको लगभग 2,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें लोअर साइड पे है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस थोड़ी सी यहाँ पे एक्सपेंसिव साइड पे पड़ती हैं। कार लाइफ ओवरऑल इसकी कम है, 8 से 10 साल की। वहीं पेट्रोल और CNG लगभग 15 साल आप चला सकते हैं, डीजल 10 साल। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी पिछड़ जाती है, क्योंकि अभी के लिए नेग्लिजिबल है। अपकमिंग जरूर है, लेकिन अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अवेलेबल नहीं है। वहीं पेट्रोल और डीजल का पूरी तरह से अवेलेबल है, और CNG में भी अब क्योंकि पिछले काफी सालों से इसमें ग्रोथ देखी गई है, तो अब पार्शियली इन प्लेस हम बोल सकते हैं। तो अब फाइनली कंक्लूड किया जाए कि भाई हमें इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप कार्बन एमिशन मिनिमम करें, तो आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल डेफिनेटली खरीद सकते हैं। इसकी इनिशियल हाई कॉस्ट पड़ेगी आपको, लेकिन कुछ सालों में क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट कम है, तो आप कुछ सालों में इसको ऑफसेट कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं जहां पे बहुत सारे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं, या इसके अलावा आप घर पे कोई चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, और इवन ET टाइम्स ने भी जो अपना वर्डिक्ट दिया है वो ये कहते हैं कि बेटर है कि अगर हम 2 से 3 साल तक वेट करें, तब हो सकता है कि बहुत सारे वेरिएंट आ जाएं कार्स में, हमारे पास बेटर चॉइसेस हों, और तब तक जो इसका चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क है वो भी काफी बेटर हो चुका हो। तो ओवरऑल अगर आप समराइज किया जाए, तो अगर आप कोई इमीडिएटली कार लेनी है, आपकी अभी जरूरत है, तो आप ले सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर या आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। लेकिन अदरवाइज 2-3 साल अगर आप रुक सकते हैं तो वो बहुत ही बेटर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। प्लीज कमेंट करके आप बताइए कि फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।